हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में मैं आपका स्वागत करता हूं, सूर्य प्रकाश सिंह। और जैसा कि मैंने बताया था कि लेबर लॉ की क्लासेस आपको मिलेंगी, तो ये कोडेस के ऊपर तीसरी क्लास है। जो मैंने बता रहा था ना, लेबर कोड 2020 चल रहा है, उसके ऊपर ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली दोनों नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, और एमसीक्यू की 4 क्लासेस करीब हो चुकी हैं, उसको देख लीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा रेंज वाइड होता है। और प्लस ये, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का, वो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे बाकी करंट अफेयर और भी एक शेड्यूल का चल रहा है कि आपको लास्ट के 4 वीक में क्या क्या करना चाहिए, उसको लेकर के मैंने आज से ही स्टार्ट किया है। पर डे क्या क्या आप करेंगे उस चीज़ को मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा सा रिजिड है। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको ज़रूर रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। क्योंकि अगर आपको 12 आवर देना है तभी आप आइएगा उस पर, ठीक है, लास्ट के 4 वीक। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उस पर, और काफ़ी बच्चे ज्वाइन किए हैं धीरे धीरे। और आप लोग उसको वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये लेबर कोड के ऊपर तीसरी क्लास है, ठीक है, तीसरी क्लास है। और बाकी जो दोनों क्लासेस नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आइए, क्योंकि फिर क्या होता है ना, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी जो चीज़ एक्चुअली आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी बताता हूँ, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैंने बताया था कि 2020 में 4 कोड में बाकी सबको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि लेबर कोड इंडस्ट्रियल है, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। दूसरा है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड ऑल, ठीक है, सेफ्टी एंड ऑल। और तीसरा ये वाला है जो कि लेबर कोड ऑन वेजेस है, लेबर कोड ऑन वेजेस, ठीक है। इसमें भी 4 है, जैसे पता होगा आपको, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट है। दूसरा है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। तीसरा है इक्वल रेमुटेशन, और चौथा है बोनस एक्ट, ठीक है। तो ये 4 कोड को कंपाइल करके एक लेबर कोड बना दिया गया है, जिसको बोला गया है लेबर कोड ऑन वेजेस, ठीक है। ये तीसरा वाला है जिसको इस पार्ट में हम लोग करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वीडियो एक्चुअली कंपैरिजन है कि प्रीवियस एक्ट क्या था और रीसेंट टाइम में क्या है एक्ट, ठीक है। तो उसके और इसके बारे में ये कंपैरिजन है दोनों का। तो उससे आपको रियलाइज होगा, कभी कभी पूछ देता है ना एग्जाम में, कभी कभी क्या अक्सर ये पूछता है कि इस एक्ट में क्या था और रिसेंट वाले एक्ट में क्या था। तो ये दोनों चीजें आप बेसिकली बहुत इजीली डिराइव कर पाएंगे कि हाँ, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, बात करता है प्रीवियस एक्ट की। और पहले देखिए क्या है कवरेज एंड मतलब अप्लीकेबिलिटी, ठीक है। कवरेज कहाँ कहाँ तक किसको किसको ये एक्ट कवर करेगा। तो प्रीवियस एक्ट की अगर बात करें तो उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 एक्ट के तहत कहता था कि जो मिनिमम वेजेस होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट विथ मोर देन 1000 एम्प्लॉयमेंट इन द एम्प्लॉइज इन द स्टेट। अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट उसको फिक्स करती थी मिनिमम वेजेस को, ठीक है। पहले ये था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत पे, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 क्या कहता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 कहता है कि उसका जिसका कि 24,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं इंक्रीज होगा उसको इसमें कंसिडर करेंगे। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या कहता था कि अप्लीकेबल होगा उन इस्टेब्लिशमेंट में, उन जगहों पे जहां की 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हों और उनका 21,000 से कम सैलरी हो। तो देखिए, इसमें 3 कंडीशन थी। एक थी मिनिमम वेजेस की, जिसमें बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसे लाएगा और 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब कि वेजेस की बात अगर करें एक्ट के तहत तो 24,000 से ज़्यादा मंथली उनकी सैलरी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को ये सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहता है कि उन जगहों पर ये लागू होगा जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हो और 21,000 से ज़्यादा उनकी सैलरी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि प्रीवियस एक्ट क्या कहता था। अब बात करते हैं कोड ऑन वेजेस, जो कि अभी 2020 में जो हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि हो चुका है फाइनल। मिनिमम वेजेस विल बी पेड टू ऑल एम्प्लॉय, प्रोविजन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी अप्लाई ऑल एम्प्लॉय इन बोथ ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज रिस्पेक्टिव ऑफ सच वेजेस। अब क्या किया है इसने कि वेजेस की जो ये 24,000 की लिमिट थी, ये लिमिट थी, इन सबको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। क्योंकि अब चीज़ें क्या थी कि पहले भाई ऐसा थोड़ी है कि उन्हीं को मिलना चाहिए बोनस, बोनस किसी को भी मिल सकता है। ज़्यादा होंगे तो क्या वो बोनस के हकदार नहीं है, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये सब लिमिट को चीज़ों को हटाया गया। और इस बार क्या किया, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबके लिए बराबर कर दिया गया। ऑल एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी अप्लाई टू ऑल, ठीक है। ये सबके लिए आपका अप्लीकेबल होगा। अब आते हैं सेकेंड, नेशनल मिनिमम वेज वेजेस एंड फ्लोर वेजेस, ठीक है। फ्लोर वेजेस क्या होता है, जो फिक्स वेज कर दिया जाए, उससे नीचे नहीं देना होता है, वो वाली बात होती है। तो पहले ऐसा कुछ फ्लोर वेजेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं था प्रीवियस एक्ट में।
अब क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द नेशनल मिनिमम वेजेस। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल मिनिमम वेजेस फिक्स कर देगी, ठीक है। अब उसके तहत आपको चीज़ें मतलब कि जाननी होंगी। अच्छा देखिए, वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। वेजेस में बेसिक पे इंक्लूड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे। सेकंड होता है डियरनेस अलाउंस, डीए। तीसरा होता है रिटेंशन अलाउंस, हाँ, रिटेनिंग अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस। मैं स्पेलिंग पे मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर कहीं आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। इन तीन चीज़ को इंक्लूड करते हैं, जिसमें बोनस वेजेस में नहीं आता है, ठीक है। बोनस पेमेंट, वैल्यूज ऑफ हाउस अकोमोडेशन और ये सब जो होते हैं, कन्वीनियंस फीस, ये सब चीज़ें नहीं आती है। एच आर ए एच आर ए, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आपको वेजेस में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेशनल मिनिमम फ्लोर वेज की। तो इसमें क्या है, फ्लोर वेज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्क ऑफ वर्कर। मतलब एक मिनिमम वर्कर का वो फिक्स कर लेता है, उसके हिसाब से वो एक फ्लोर वेज बना देता है। मान लो कि 25,000 या 18,000 से ज़्यादा नहीं आप दे सकते, ठीक है। तो वैसा कुछ बना देता है। स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट फिक्स मिनिमम वेजेस बिलो द फ्लोर वेज। अब मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट को फ्लोर वेज बनाना है, ठीक है, मिनिमम वेज बनाना है। अब वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो 18,000 कर दिया है, अब उससे नीचे ये नहीं बना सकता। ये नहीं करेगा कि नहीं मैं तो 17 ही दूंगा, मेरा 17 ही रहेगा, नहीं। आप 18 या 18 से ऊपर ही रखना होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये रिसेंट वाले में हुआ है। अब ओवर टाइम पेमेंट क्या होता है। ओवर टाइम पेमेंट जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि आपको 8 घंटे की सर्विस देनी है किसी भी जगह पे। एग्जाम्पल मैं रेलवे मान ले रहा हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट संस्था ही मान ले रहा हूँ। रेलवे में आपको मान लो 8 घंटे की ज़्यादा सर्विस देनी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपसे मतलब एम्प्लॉय थोड़े कम थे तो आपको 12 घंटा का शेड्यूल बना दिया गया। अब ये जो 4 घंटा आपने एक्स्ट्रा सर्विस की, वो जो पैसा आपको मिलेगा उसी को ओवर टाइम पेमेंट कहते हैं, ठीक है, ओवर टाइम का पेमेंट, ठीक है। डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट प्रोविजन फॉर ओवर टाइम पेमेंट, मोस्टली प्रोवाइड इन द शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड ईच रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, ठीक है। डिफरेंट मतलब स्टेट होते हैं, उनके अलग अलग पेमेंट। जैसे मान लो कि आप हो उत्तर प्रदेश में और कोई है बिहार में, तो मान लो यूपी में जो है ओवर टाइम 4 घंटे का रूल बना दिया कि जो आपका वेजेस होगा उसकी इक्वल मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी 4 घंटे की सैलरी थी 2,000, तो आपको 2,000 अगर 4,000 4 घंटे और काम करें तो 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। और बिहार में क्या कर दिया गया कि भाई आप 4,000 आपका काम है, तो 4 4 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपको 2,000 सैलरी मिलती थी इसकी, लेकिन अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पे 3,000 दिया जाएगा, 1.5 टाइम्स कर दिया जाएगा। ऐसा ऐसे होता था। लेकिन अब क्या किया है रिसेंट एक्ट में, ओवर टाइम पेमेंट शैल बी 2 टाइम्स द नॉर्मल वेजेस ऑर्डिनरी वेजेस। जैसे मान लो अब क्या किया है कि ये 4 घंटे पे आपको 2,000 मिलता था जब, अब ये आपको 4,000 देना ही होगा, डबल देना होगा जो आपके नॉर्मल वेजेस होंगे। ध्यान दीजिएगा ये चीज। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, इक्वल रेमुटेशन एक्ट 1976 प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेजेस पेमेंट, प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस, सेम बात है। देखो सिंपल सी बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वुमेन और मेन को दोनों को इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। आर्टिकल 39A भी हमारा यही कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल, मतलब फ्री लीगल, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। फ्री लीगल एड के लिए जो आर्टिकल 39 जो बात करता है वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, ठीक है। फ्री इक्वल जस्टिस, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। और ये और 39A जो है, 30 ये कैपिटल ए था। 39A जो है बात करता है कि इक्वल नहीं, स्टेट शैल सिक्योर सिटीजन इक्वल राइट्स इन एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, एडिक्वेट लाइवलीहुड। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, एडिक्वेट एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लाइवलीहुड के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होगी। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात इस समय प्रोहिबिट एनी फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द। अब देखिए इसमें क्या हो गया, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कुछ इन एनी ऑफ द, देखिए कुछ जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है अगर कंडीशन की एम्प्लॉयमेंट देखी जाए तो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कंडीशन एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं है, जैसे मान लो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बीआरओ की वैकेंसी आती है, उसमें वुमेन्स को एलिजिबल नहीं किया जाता है। तो कारण यही है कि अब वो कंडीशन वहाँ पे नहीं है वुमेन्स को सर्विस देने की, तो इसलिए वहाँ पे उस चीज़ को वो मना कर देते हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेगोशिएशन ऑफ यूनियन एंड काउंसिल, ये देखिए हर में होगा, मैंने पिछले भी 2 लेक्चर कराए उसमें भी था। तो देख लीजिएगा, ज़्यादा डिफरेंस इसमें रहता नहीं क्योंकि ट्रेड यूनियन 1926 के तहत ही आता है। ट्रेड यूनियन मस्ट हैव मेंबर्स एट लीस्ट 10% आर वर्कर और 100 वर्कर विच एवर इज लेसर। मान लो मैंने इसका पिछले वीडियो में भी बताया लेकिन अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो किसी कंपनी में 100 लोग हैं, अब इसका 10% तो 10 ही होगा, ठीक है। तो 10% अगर 10 होगा तो इसको ले लेंगे। अब इसमें बोल देता 100 लोग ही जुड़े हो तो सभी लोग हैं, मान लो 2 लोग नहीं जुड़े तो यूनियन ही नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 2000 लोग हैं, अब 2000 का 10% होता है 200, लेकिन अगर वहाँ पे 100 लोग जुड़ चुके हैं तो यूनियन बन जाएगा, ठीक है। पहले ऐसा होता था, ये पुराने एक्ट की बात कर रहा है। ट्रेड यूनियन हैविंग मोर देन 51% ऑफ द वर्कर एज अ मेंबर वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज सोल नेगोशिएटर यूनियन। अगर 51% से ज़्यादा अब है वर्कर, तब तो जाके आपको सोल नेगोशिएटर बोला जाएगा यूनियन का। अब नेगोशिएटिंग काउंसिल कब बनेगी? जबकि 20% एटलीस्ट मेंबर हो। ये दोनों केसेस में सेम था। पहले ध्यान दीजिएगा 51% तब बनेगा जब यूनियन की बात करेंगे और काउंसिल की बात करेंगे जब 20% से ज़्यादा होंगे। समझ में आ गई आपको ये बात? चलिए क्लेम पे चलते हैं। क्लेम ऑफ वेजेस एंड बोनस कैन बी फाइल्ड विद इन द वेरी 6 मंथ टू 2 ईयर। पहले क्या था ना कि जब मतलब क्लेम उलेम करना होता था आपको वेजेस के लिए या उसके लिए, तो 6 मंथ का टाइम से लेकर के 2 साल का दिया जाता था, 2 ईयर तक का। अब ये सब झंझट खत्म कर दिया गया, 3 ईयर तक का आपको लिमिटेशन बढ़ा दी गई है। 3 ईयर के बीच में आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं वेजेस के लिए, ठीक है। तो रही ये लेक्चर कोड डिफरेंस के बीच में कि मतलब कि प्रीवियस एक्ट और अभी वाले एक्ट में क्या क्या अंतर है। प्रीवियस एक्ट और 2020 का लेबर कोड में क्या क्या अंतर है, कोड ऑन वेजेस में क्या क्या अंतर है। अब आखिरी बचा है सोशल सिक्योरिटी का। अब ये लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कल आ जाए, और बाकी रात में आज आपको करीब 9 बजे के 9:30 के अराउंड आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा। फरवरी का करंट अफेयर कंप्लीट आपको मिलेगा आज का। और फिर उसके बाद बाकी अगर आप लोग कोई क्वेरी हो तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से, वहाँ पे आप कर सकते हैं मुझसे बात। और बाकी जो भी होगा मैं सारी नीड आपकी जो भी हेल्प हो सकती है मैं कंप्लीटली आपको करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।